जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का है ना एग्जाम ओरिएंटेड आपके सवाल आपको देखने वाले हैं। इस सेशन में बहुत ही तगड़े तरीके से एक एक क्वेश्चन को कैसे चटकाया जाता है आप देखेंगे बखूबी। और ये सब के सब जितने भी क्वेश्चन है आज के सेशन में, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत ही तगड़े तरीके से आप सीखने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी आपके लिए यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका मन और मिजाज दोनों खुश हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से डेली बाय डेली मिलता रहे। ये रहा आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल देखेंगे क्या कह रहा है कि यदि 42.50 को सरलतम रूप में P/Q के रूप में अगर व्यक्त किया जाता है तो Q का मान बता दिए। सिंपली इसको करेंगे क्या, 4250 हो गया, नीचे क्या है यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है इसलिए 00, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 × 40 और 50 25 यानी हो गया 85/2 यानी P/ क्या हो गया, Q हो गया। यानी P का वैल्यू 85 हो गया और Q का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। आपसे सवाल में पूछा था कि Q का मान बता दीजिए, जो 2 आपके सवाल का आंसर हो गया। 2 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है, इसको कैसे चटकाएंगे बखूबी बेहतर तरीके से। आप देखिए सवाल में बोला है, क्या बोला है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं की 444 होल 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे। इतना परसेंट का मतलब क्या होता है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 400% प्लस 44 होल 4/9% लिख सकते हैं। अच्छा 400% का मतलब होता है 4 होता है, और 44 होल 4/9% का मतलब होता है 4/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौका 36 और 4 कितना हो गया, 40/9 हो गया। यानी इस 444 होल 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, तो कहिएगा कि 40/9 हो गया। अब देखिए, अब एक बात बताइए, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि हम नीचे वाली संख्या को मूल संख्या मान लेते हैं। वो संख्या जो संख्या हमको निकालनी है, नीचे वाली संख्या को हमने मूल संख्या मान लिया। अब सवाल में बोला है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं की इतना परसेंट हो जाती है। यानी 9 में अगर 40 जोड़ दें, 9 में क्या जोड़ दें, 40 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं, आप 9 में कितना जोड़ेंगे कि 40 हो जाएगा। ये बोल रहा है कि 9 में हम कितना जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, तो कहेगा 31। यानी 9 में 31 जोड़ेंगे तभी तो 40 होगा। आपके हिसाब से 31 बढ़ाया गया है, आपके हिसाब से कितना बढ़ाया गया, 31, जबकि सवाल में बोला गया है कि नहीं 930 जोड़ दिया जाता है। आपके हिसाब से 9 में 31 जोड़ेंगे तो 40 होगा, जबकि सवाल में बोला है कि नहीं 930 जोड़ा जाएगा। आपके हिसाब से 31 जोड़ा जा रहा है, सवाल के हिसाब से 930 जोड़ा है। मतलब यह कि 31 से एक बार में 31 93 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया तो सवाल में बोला है कि मूल संख्या बता दीजिए। तो मूल संख्या को कितना यूनिट माने हैं, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 से इसमें गुणा कर देंगे, 9 3 27 हो जाएगा, यानी 270 हो जाएगा। और यही 270 आपके सवाल का आंसर हो गया, यही 270 आपके सवाल का आंसर हो गया। और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, और एक झटके में आपने चटका दिया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी सी ये बात समझ में आ गई होगी।
ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कहता है सवाल में कि अभाज्य कारकों की संख्या बताइए। यहां देखिए 30 के पावर क्या है 5 है, ठीक है, इंटू यहाँ 20 के पावर क्या है 5 है, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो 30 है ये अभाज्य नहीं है, इसको अभाज्य बनाना पड़ेगा। कैसे? तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3 के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 24 भी आपका अभाज्य नहीं है, भाज्य है, तो इसको अभाज्य बनाना पड़ेगा। कैसे? तो 2 के पावर 3 इंटू 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24। पावर क्या है पहले से होल पावर 5 है, ठीक है। इसका मतलब कि 5 के पावर 5 है तो 5 के पावर 5 लिखेंगे, 2 के पावर भी 5 है तो 2 के पावर 5 लिखेंगे, और 3 के पावर 5 है तो 3 के पावर 5 भी लिखेंगे। और यहाँ देखिए 2 के पावर 3 है, आप पहले से होल पावर 5 है तो 5 3 हो गया 15, 2 के पावर हो गया 15, और यहाँ 3 के पावर 5 दिख रहा है तो 3 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना यहाँ पर 5 के पावर 5 है, इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, यानी बेस सेम है तब पावर ऐड हो जाएगा। 15 5 कितना हो जाएगा तब पावर 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ 3 है, जब बेस 3 है दोनों का तब पावर जोड़ देंगे तब 5 5 मिलकर 10 हो गया। अब चूंकि सब के सब अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो बोला है कि अभाज्य संख्याओं कारकों की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ 5 20 25 25 10 35, यानी अभाज्य कारकों की संख्या कितनी हो गई तो कहेगा कि 35 हो गई। अभाज्य कारकों की संख्या कितनी हो गई तो कहेगा 35 हो गई, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे शानदार तरीका, सबसे बेहतरीन ट्रिक यही है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे, जरा गौर से समझिएगा। बोला कि एक स्कूल में 100 लड़के और 80 लड़कियां की एक परीक्षा में जांच की जाती है। एक स्कूल है जिसमें बॉयज कितने हैं तो कहेगा कि 100 है, और गर्ल्स कितने हैं तो कहेगा कि 80 है। बहुत शानदार। अब इसमें बोला कि 48% लड़के, यानी 100 का 48% कितना होगा तो कहेगा कि 48 से होगा। और उसके बाद 30% लड़कियाँ, यानी 30% और लड़कियाँ का मतलब होता है कि अगर इस 80 का 30% निकालें तो 24 हो जाएगा, 24, ठीक है। तो मतलब ये कि जो लड़का 100 है उसमें से 48% लड़के जो है वो पास हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। और लड़कियां कितनी हो रही है तो 24 पास हो रही है। लड़के 48 पास हो रहे हैं और लड़कियां 24 पास हो रही हैं, ठीक है। बोला है कि अनुत्तीर्ण होने वालों को कुल प्रतिशत क्या होगा। यानी आपसे ये पूछ दिया है कि इसमें फेल कितने हो रहे हैं, फेल टोटल कितने हो जाएंगे इसमें। तो आपको पास दे दिया है कि इसमें पास 48 हो रही है, इसमें पास 24 हो रहे हैं, तो टोटल आपको ये बता देना है कि फेल कितने होंगे। अच्छा एक बात बताइए, फेल कितने प्रतिशत होंगे, पास कितने हुए हैं, पास कितने हुए हैं। सबसे पहले टोटल निकाल लीजिए कि टोटल उस स्कूल में विद्यार्थी कितने हैं। तो कहेंगे कि टोटल विद्यार्थी हैं 80 और 100 मिलकर 180, 180। अच्छा पास टोटल कितने हो गए तो 8 4 12 और 4 4 4 2 6 1 7, 72 पास हो गए। यानी 180 में से 72 पास हो चुके हैं। 180 विद्यार्थी में से 72 ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास हो चुके हैं। तो फेल कितने हुए हैं तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, और 17 में से 7 जाएगा तो 10, 108 फेल हुए। कितने में से तो कहेगा 180 में से। तो 100 पर कितने परसेंट फेल होंगे ये बता देना है। अब सिंपल 1 0 से 1 0, और यहाँ से 18 छक 108 होता है, 6 में 10 से गुणा करेंगे तो 60 हो गया। यानी 60% ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हो गए। 60% ऐसे विद्यार्थी हैं टोटल में से जो फेल हो चुके हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है इसको देखेंगे। देखिए
सवाल में कहता है कि 90 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। देखिए टोटल 90 विद्यार्थी हैं, ठीक है। इसमें बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स से 60%, तो जाहिर सी बात है कि बॉयज कितने होंगे, 40% होंगे। यानी इस 90 का 60% 9 चौका 36 हो जाएगा और इस 90 का 40% 9 छक 54 हो जाएगा, माफ़ी चाहेंगे 9 छक 54 होगा, 9 छक 54 होगा, ठीक है। और यहाँ 9 चौका 36 हो जाएगा। इसका मतलब कि 90 जो टोटल कुल विद्यार्थी हैं उसमें 54 जो हैं वो लड़कियां हैं और 36 जो हैं, सॉरी हाँ 54 जो है वो लड़कियां हैं और 36 जो है वो लड़के हैं, ठीक है। अब सब इसका रेशियो निकालिए, कटेगा, काट दीजिए। चाहे यहीं पर हम रेशियो निकाल सकते थे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ रेशियो निकालेंगे तो 20 तिहाई 60 हो गया और 20 दूना 40 हो गया, ऐसे निकल गया रेशियो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। ये ऐसे हम दूसरे समझ रहे थे, लेकिन बिल्कुल आपको ये करने की जरूरत नहीं, यहीं से रेशियो निकल गया यहीं पर, ठीक है ना। आगे बोला है कि लड़कों के औसत अंक 63 है, लड़कों का जो औसत अंक है वो 63 है और लड़कियां का औसत जो है वो 70 है। कितना है, 70 है। आपको पूरी कक्षा में औसत निकालना है, तो ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखेंगे, शानदार ट्रिक। जब भी आपको एवरेज निकालना हो, टोटल एवरेज निकालना हो, तो तरीका क्या है कि ये भी औसत है, ये भी औसत है, जो छोटी औसत है ना उसको उठाइए, छोटी औसत है उसको उठाइए 63। छोटी औसत उठाने से क्या होता है कि एक कैलकुलेशन से बच जाइएगा। अब एक बात बताइए, ये औसत है कितना बाबू, 70, ये 63 से कितना ज़्यादा है, तो कहेगा कि 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7। 7 ज़्यादा है कितने पे, 3 पे, तो 7 3 का कितना हो गया, 21 ज़्यादा हो गया, 21 ज़्यादा हो गया। ये जो 21 आया ना बाबू, 21 जो आया, 21 ये टोटल में बटेगा, कितने में बटेगा, टोटल में। टोटल कितना है, तो 3 और 2 मिलकर कितना है, 5। 3 यूनिट और 2 यूनिट मिलकर कितना है, 5। यानी अगर हम भाग दें तो 5 चौका 20 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी यहाँ 63, यहाँ 4.2 जोड़ेंगे तो 63 में 4 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा और 0.2 है तो 2, यानी 67.2। 67.2 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, तो कहेगा कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया, बहुत आसानी से आपने चटका दिया, एक झटके में, एक झटके में चटका दिया, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि 56 गेंदों को 35 से 70 रुपये में बेचने पर 14 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। बहुत शानदार ट्रिक है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है, इसको स्टार मार्क करेंगे, स्टार। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या हो रही है आपको, तो कहिएगा कि हानि हो रही है। अच्छा लॉस हो रही है, क्या हो रही है, लॉस हो रही है। अच्छा लॉस बराबर होता क्या है, तो कहिएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस बराबर होता क्या है, तो कहिएगा कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अच्छा एक बात बताइए, सवाल बोला कि 56 गेंद की बात बोल रही है, इसका मतलब कि जब हम 56 गेंदों के क्रय मूल्य से यानी सीपी में से 56 गेंदों का जब सेलिंग प्राइस करते हैं यानी एसपी निकालते हैं, यानी सेलिंग प्राइस घटाते हैं, जब हम 56 गेंदों के क्रय मूल्य से 56 गेंदों का विक्रय मूल्य घटाते हैं, तो हमें 14 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो 14 इंटू क्रय मूल्य लिख दिया, यानी सीपी लिख दिया। अब ये माइनस का जो 56 सेलिंग प्राइस इधर आकर प्लस में हो जाएगा, 56 का सेलिंग प्राइस। अच्छा ये जो प्लस का 14 कॉस्ट प्राइस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 56 में से 14 घटा देंगे। तो जब 56 में से 14 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया तो 2 और 5 में से एक जगह तो 4, यानी 42 कॉस्ट प्राइस हो गया। अब एक बात बताइए, सवाल में बोला कि 56 गेंदों के विक्रय मूल्य कितना है, 35 से 70 रुपया है। सवाल में आपसे बोला है, देखिए ना 56 गेंदों को 35 से 70 रुपये में बेचने पर, इसका मतलब कि विक्रय मूल्य दे दिया है। 56 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना दे दिया है, तो कहिएगा 35 से 70 रुपया दे दिया है, दे दिया है। इधर कितना है, 42 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा 7 छक 42,
7 पचे 35, 7 कम 7, 0 है तो 0। अच्छा 6 से कटेगा 6 48 और 6 पचे 30, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो कहेगा कि एक गेंद का कॉस्ट प्राइस 85 रुपया। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, तो कहेगा कि 85 रुपया है। एक गेंद का क्रय मूल्य आपका 85 रुपया है। और इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है ना। इस तरह के सवाल जब भी आपके सामने दिखाई दे, यही बेस्ट अप्रोच है, यही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक से एक एक झटके में चटकाइएगा, इस ट्रिक से एक एक झटके में। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा 60 रुपया में 5 की दर से खरीदता है। यदि वो अभी संतरे 50 रुपया में 3 की दर से बेचता है तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत बता देना है। देखिए एक बात बताइए, 40 रुपया में 3 की दर से, 40 रुपया में 3 की दर से खरीदता है, ठीक है, और उतनी ही मात्रा फिर आपको 60 रुपया में 5 की दर से खरीदता है। ये सीपी आपका हो गया। क्या हो गया? सीपी। अब इसको ऐड करेंगे, सिंपली, तो 5 चौका 20, 200 हो गया, और प्लस हो गया 6 3 18, 180 हो गया, नीचे 5 3 15 हो गया। मतलब ऐड करेंगे तो 380 बाई 15 हो गया, ठीक है। यानी 380 रुपया में 15 आपको 15 की दर से खरीदते हैं। अच्छा आगे बोला है कि 50 रुपया में 3 की दर से बेचा जाता है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ 15 नीचे है तो इसको भी 15 बनाएंगे, 5 से नीचे गुणा करेंगे तो 5 से ऊपर भी होगा। ये आपका सीपी है। और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 50 25 250 हो गया, 250 और नीचे 5 3 15। यहाँ ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। चूँकि नीचे वाला दोनों सेम है तो नीचे वाला से कोई लेना देना नहीं है, नीचे वाला से कोई लेना देना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 380 रुपया में खरीद कर 250 रुपये में बेचा जा रहा है। 380 रुपये में खरीद कर 250 रुपये में बेचा जा रहा है तो कितने की हानि हुई, यानी लॉस होगी। कितने की लॉस होगी, तो कहेगा कि 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 8 में से 5 जाएगा तो 3, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 130 रुपये की हानि होगी। कितने पे, तो कहेगा कि 380 पे, तो 100 पे कितना, 100 पर कितना, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये लगभग में आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना, लगभग में आएगा, ये लगभग में आएगा, पूरा नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, ठीक है ना। यहाँ दोनों एक ही ऑप्शन हो गया, 31% लाभ, 31%, तो मेरे ख्याल से ये लगभग आएगा 31% की लॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे, दोनों ऑप्शन एक ही हो गया है, इसमें दोनों ऑप्शन एक ही हो गया है, ए और सी में। यहाँ पर एक जगह लाभ नहीं हानि होगा, यानी 31% की आपकी हानि हो जाएगी, 31% की आपकी हानि हो जाएगी। और यही आपके सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन एरर है मेरे ख्याल से थोड़ा सा, ठीक है ना, और ये ऑलमोस्टली आएगा, नियर अबाउट, है ना, एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे देखिए। आगे सवाल में कहता है कि यदि 7 पुरुष या 14 महिलाएं किसी काम को 27 दिनों में कर सकते हैं। 7 पुरुष का मतलब 7 मैन 27 दिन में करते हैं। कितना दिन में? 27 दिन में करते हैं। और यही काम 14 महिलाएं, 14 वुमेन कितना दिन में? ये भी 27 दिन में करते हैं, ठीक है। अब ये 27 से 27 कट गया, 7 से कट गया 2 बार में, यानी मैन और वुमेन का रेशियो हो गया, इनकी कार्य क्षमता का रेशियो हो गया 2:1। यानी मैन जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, जबकि वुमेन जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करती हैं लोग। आगे सवाल बोला कि 21 आपका मैन और 21 आपकी महिला यानी वुमेन मिलकर कितना दिन में काम को करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क लेंगे, तो यह भी टोटल वर्क है, यह भी टोटल वर्क है। आप यह भी ले सकते हैं, यह भी ले सकते हैं, तो हम इसको ले लेते हैं। 7 मैन यानी एक दिन में मैन कितना काम करते हैं? 2 यूनिट, तो 2 लिख लिए। और 27 है तो 27। नीचे क्या हो जाएगा? 21 मैन है, यानी एक मैन एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, तो 21 मैन कितना काम करेंगे? तो 21 दूना 42, ठीक है, प्लस एक दिन में एक मैन 1 यूनिट वुमेन
काम करती हैं 1 यूनिट। तो 21 वोमेन कितना दिन में काम करेंगे, तो 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 और 42 हो गया 63, तो 63 से भाग दे देंगे। अब क्या करेंगे कि 7 9 63 हो गया और 9 3 27 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, यानी 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर 21 मैन और 21 वुमेन मिलकर अगर काम करते हैं, 21 पुरुष और 21 महिला मिलकर उसको काम करते हैं तो 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपके सवाल का आंसर, और यही इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया। यानी ये ट्रिक बहुत मज़ेदार है, बहुत शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक से अगर चटकाइएगा तो एक एक झटके में चटकाते हुए चलिएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे बढ़ें, अगला सवाल क्या कहता है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि x रेशियो y का वैल्यू दिया है कितना बाबू, 4:3। अब सवाल में आपसे बोला है कि 2x + 3y और रेशियो निकाल देना है किसका बाबू, तो कहेगा कि 3x - 2y का। अब सिंपल हम x का वैल्यू 4 पुट करेंगे और y का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो x का वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, प्लस y का वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर x का वैल्यू यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और y का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 17:6 आपके सवाल का आंसर हो गया। 17:6 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए हो गया इस सवाल का आंसर। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक समानांतर श्रेणी में पहला पद 7 है, एक एपी है और एपी में पहला पद 7 है, दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद 28 है। दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद आपका 28 है। यानी आपको एपी में क्या होता है ना, समानांतर श्रेणी में सबका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी जो डिफरेंस यहाँ आएगा वही डिफरेंस यहाँ आएगा, यानी जो यहाँ बढ़ा हुआ रहेगा वही यहाँ बढ़ा हुआ रहेगा, या जो संख्या यहाँ से यहाँ बढ़ेगा वही संख्या यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, या जो संख्या यहाँ से यहाँ घटेगा वही संख्या यहाँ से यहाँ घटेगा। ठीक है ना, डिफरेंस सेम होता है। सीरीज में पूरा का पूरा आगे तक बढ़िएगा, डिफरेंस सेम आएगा। तो आपको प्रथम पद दे दिया है, तृतीय पद दे दिया है, द्वितीय पद निकालना है दूसरा। सिंपल क्या करिए, इन दोनों को जोड़िए और आधा करिए। 28 और 7 कितना होता है, तो कहीं कि 35 होता है। 35 में 2 से भाग देंगे तो 17.5 आएगा। 35 में 2 से भाग देंगे तो 17.5 होगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ये सवाल बिल्कुल आप मुझबानी बता सकते थे, है ना, बिना पेन और पेपर के बता सकते थे। इस सवाल का आंसर बिना पेन पेपर के आप चटका सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत आसानी से आपने चटका दिया, बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के। अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। यानी यहाँ है 5/7, यहाँ है 7/9, सी ऑप्शन बोला है 4/5 और डी ऑप्शन बोला है 7/6। अब इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन है, इसके लिए आपको अंश और हर का अंतर निकालना पड़ेगा। 5 और 7 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 2 का अंतर है। 7 और 9 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 2 का अंतर है। 4 और 5 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। और 7 और 6 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। अब तरीका ये है कि इसमें कौन सबसे छोटी भिन्न है। इसका तरीका ये है कि जो भी अंतर आया है उस अंतर से अंश में भाग देंगे। 2 से 5 में भाग देंगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, 2 से 7 में भाग देंगे तो 3.5 आएगा। ठीक है, 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 आएगा, और 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 आएगा। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर पहचानेंगे कैसे कि सबसे छोटा कौन है। तो जो अभी हमने भाग देने के बाद रिजल्ट आया है उसकी सहायता से हम पहचान लेंगे कि सबसे छोटी कौन है।
आप देखिए ना 2.5, 3.5, 4, 7 में सबसे छोटी कौन है, तो कहिएगा 2.5 सबसे छोटी है, इसका मतलब 5/7 सबसे छोटी भिन्न हो गई, 5/7 सबसे छोटी भिन्न हो गई। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ई हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यही तरीका है, यही बेस्ट अप्रोच है सवाल को चटकाने का। इस तरह का सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है ये देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है सवाल में कि 16 पुरुष 45 दिन में 15 दीवारों को रंग सकते हैं, तब 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिनों में रंगेंगे। ये बबुआ वाला सवाल है। MDH मसाला का नाम सुने हैं, वो वही लगेगा, यानी M1 × D1/W1 यानी कितना काम हुआ। फिर M2 यानी दूसरे व्यक्ति कितने हैं, D2 मतलब कितना समय लगा, और W2 मतलब कितना काम हुआ। तो M1 आ जाइए, 16 पुरुष हैं तो 16 लिख देंगे। D1 मतलब 45 दिन में काम हो रहा था, 45 कितना वर्क हुआ था, 15 दीवारों को रंगा गया है, तो नीचे W1 का वैल्यू 15 हो गया। M2 मतलब कितने व्यक्ति, 20 पुरुष अब आ गए, कितने दिनों में ये नहीं मालूम हमको, कितने काम, तो 20 दीवारों को रंग सकते हैं, तो W2 का वैल्यू 20 हो गया। अब देखिए ना, ये 20 से 20 आसानी से कैंसिल हो गया और 15 से 3 बार में कट गया, यानी 16 यहाँ हो गया 48, यानी D2 का वैल्यू हो गया 48, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, सबसे आसान और सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का अगला सवाल। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि 3 से 99 तक की सभी संख्याओं में अंक 3 कितना बार आएगा, ये बता देना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 3 होगा, 13 होगा, फिर आपको 23 होगा, फिर आपको 33 होगा, ठीक है, फिर आपका 43 होगा, 53 होगा, ठीक है, 63 होगा, 73 होगा और 83 होगा, बस इतना ही होगा। उसके बाद से होगा 30 होगा, 31 होगा, 32 होगा, 33 नहीं, क्यों, क्योंकि 33 लिख चुके हैं यहाँ, 34 हो जाएगा, 35, 36, 37, 38 और 39, बस इतना ही होगा। इससे ज़्यादा तो 3 आएगा नहीं, 0 से लेकर 90 तक के बीच में, 0 से लेकर 90 तक के बीच में इससे ज़्यादा 3 नहीं आएगा। तो गिनिए 1 2 3, यहाँ 2 बार है तो 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना आपका है, तो कहेगा कि 19 3 आएगा। कितना 3 आएगा, 19 3 आएगा। इससे ज़्यादा, अच्छा एक और छूट रहा है, 83 के बाद 93 भी आता ना 93, क्योंकि ये भी 99 के बीच में है, तो 19 ये और एक ये मिलकर 20 हो गया, यानी टोटल कितने 3 होंगे 0 से लेकर 99 तक, तो कहेगा 20 3 आएगा। कितना 3 आएगा, तो 3 जो है 20 बार आएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कैसे चटकाएंगे जरा गौर से देखिएगा। बोला कि संख्या 1 को छोड़कर 1200 के विभाजकों की संख्या बताइए, 1200 के विभाजकों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1200 का फैक्टर करेंगे। कैसे फैक्टर करेंगे, तो 3 से कटेगा 4 बार में, 400 का हो गया, फिर 2 से कटेगा 200 बार में, फिर 2 से कटेगा 100 बार में, फिर 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में, और 5 से कटेगा 5 बार में। इसका मतलब 1200 को फैक्टर किए तो 2 कितना बार मिला है, 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, ठीक है। 5 कितना बार मिला है, 2 बार, तो 5 के पावर हम लिखेंगे 2, और 3 कितना बार मिला है यहाँ पर, 1 बार, हम 3 के पावर 1। अब आपको विभाजकों की संख्या बताना है, विभाजकों की संख्या बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या बाबू,
तो ऐसे लिख सकते हैं, विभाजकों की संख्या के लिए आप क्या करेंगे, विभाजकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पावर में 1 जोड़ेंगे, सबके पावर में 1 जोड़ेंगे और गुणा करेंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, पावर यहाँ 2 है, 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा, और पावर यहाँ 1 है, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 2 होगा। ठीक है, जो गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 दूना 30, कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया बाबू, टोटल 30 हो गया। लेकिन सवाल में बोला है ना बाबू, एक को छोड़कर, तो एक कम कर दीजिए, तो कितना हो गया, 29 हो गया। 29 हो जाएगा संख्या जो 1200 के विभाजकों की संख्या हो जाएगी। 29 हो जाएगा संख्या जो 1200 के विभाजकों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कहिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे सवाल क्या कहता है, कहता है कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। अब ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है। इन प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, तो कहेगा कि n + 1/2, n + 1/2। ठीक है, तो प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा, तो n की जगह पर हम 30 पुट कर देंगे, 30 + 1/2, इसका मतलब कि 31/2, और 31/2 का मतलब होता है 16.5। यही आपका एवरेज आ गया, यही आपका एवरेज हो गया। 16.5 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 16.5 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वो सवाल था जो बिल्कुल बिना पेन और बिना पेपर के आप चटका सकते हैं, बिना पेन और बिना पेपर के आप चटका सकते हैं। इस सवाल को, इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया, वो भी बिल्कुल एक झटके में, वो भी बिल्कुल एक झटके में। अगला सवाल क्या कहता है ये देखेंगे। सवाल में कहता है कि 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट होता है। यहाँ लगता है सक्सेसिव। क्या लगता है, सक्सेसिव। क्या सक्सेसिव होता है, तो यहाँ देखेंगे x + y + xy/100, ये सक्सेसिव लगता है। मतलब अगर छूट है तो हम सबके पहले माइनस देंगे। पहले 15% का छूट मिल रहा है तो हम -15 देंगे, फिर 25% का छूट दिख रहा है तो -25 देंगे। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 25 × 15 हो जाएगा, चाहे 15 × 25 हो जाएगा, और नीचे 100 है तो 100 रहेगा। ये आपका माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, छूट की वजह से माइनस देंगे। अच्छा, -15 -25 मिलकर -40 हो गया। ठीक है, यहाँ 25 चौका 100 होता है, 4 से भाग देंगे 15 में तो 4 × 12 हो गया, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। सिंपल हम घटा देंगे बड़ा में से छोटा को, दशमलव के बाद 2 जीरो और आएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचेगा 39, 39 में से 3 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। कितना, 36। माइनस है तो माइनस, माइनस क्या दर्शा रहा है कि डिस्काउंट हो रहा है, माइनस क्या दर्शा रहा है कि डिस्काउंट हो रहा है। तो डिस्काउंट कितना का हो गया, तो कहिएगा कि 36.5% की डिस्काउंट हो गई। 36.25% की क्या हो गई, डिस्काउंट हो गई। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया, बहुत आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया। अगला सवाल देखेंगे और इसको कैसे चटकाएंगे बड़े गौर से समझेंगे। सवाल में बोला है कि एक संख्या अन्य संख्या से 60% अधिक और दूसरी संख्या से 20% अधिक है। एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। ठीक है, तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया। अब जो पहली और दूसरी है, तो पहले के बारे में ये बोला कि इसे 60% अधिक है, तो 100 से 60% बढ़ाएंगे तो 160 हो जाएगा, बहुत शानदार। और दूसरी संख्या के बारे में बोला है कि दूसरी संख्या उसी संख्या से 20% कम है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है सवाल में कि दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी ये जो दोनों संख्या प्राप्त हुआ इसका अनुपात बता देना है। तो 80 × 80, 80 दूना 160, यानी 2:1 हो जाएगा। 2:1 आपके सवाल का आंसर हो गया। 2:1 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी।
ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि बेलन का वक्र अपृष्ठ क्षेत्रफल क्या है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दिया है। ऊंचाई मतलब एच का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, तो बेलन का वक्र अपृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बेलन का सरफेस एरिया क्या होता है, तो कहेगा कि 2πRh होता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, तो सरफेस एरिया 2πRh होता है, तो 2 अपनी जगह पर रहेगा, पाई अपनी जगह पर रहेगा, और r बोले तो आपका 4 है और h बोले तो आपका 7 है। तो 7 चुका 28, 28 दूना 56, 56 और बगल में पाई है तो पाई रहेगा, यानी 56 सेंटीमीटर, 56 पाई सेंटीमीटर एक्स वायर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 56 पाई सेंटीमीटर एक्स वायर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो गया। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। अगर फार्मूला याद है मेंसुरेशन का तो एक झटके में चटकाइएगा। अगला सवाल क्या कहता है, इसको देखेंगे। इसको मैंने कई बार कंसेप्ट बताया। इस दशमलव के बाद जितनी संख्या है पूरा का पूरा लिख लिया जाता है, पूरा का पूरा लिख लिया जाता है। 423 का 423 माइनस करते हैं उस संख्या को जिस पर बार नहीं लगाया, तो 4 पर बार नहीं है तो 4 घटाएंगे। नीचे क्या करते हैं कि जितने अंकों पर बार लगा है, 2 अंकों पर बार लगा है इसलिए 2 9 देंगे, और उसके बाद 1 अंकों पर बार नहीं लगा है तो 1 0 देंगे। ये तरीका होता है। सिंपल घटाएंगे, 423 में से 4 घटाएंगे तो 419 हो जाएगा, और नीचे 990 है तो 990 रहेगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, इसको देखेंगे। सवाल में कहता है कि 1800 रुपया में 20 पुस्तकें बेचने पर 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ऐसा सवाल आया था। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि लाभ प्राप्त हो रहा है, तो लाभ मतलब प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेगा प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। बोला कि 20 पुस्तकों को बेचने पर, अब एक बात बताइए, जब 20 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस से 20 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, यानी 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य में से 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य घटाते हैं, तो 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ के सामने यहाँ क्या लिख दिया, 5 इंटू क्रय मूल्य यानी सीपी। अब ये माइनस का 20 सीपी इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 25 सीपी। क्या हो जाएगा 25, क्योंकि 5 यहाँ का है और 20 यहाँ का है। बराबर में इधर क्या बच गया, तो कहेगा 20 सेलिंग प्राइस। अब एक बात बताइए, यहाँ हो गया 25 कॉस्ट प्राइस बराबर, अच्छा 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य का वैल्यू दिया कितना है सवाल में, तो कहेगा कि 1800 दिया हुआ है। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो कहेगा 1800 दिया है। तो हमने 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के सामने कितना लिख दिया, 1800 लिख दिया। अब 5 से कटाइए, 5 बार में 5 से कटाइए, 5 3 15, 5 6 30, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 7 35, 5 2 10, यानी एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना आ गया, तो कहेगा कि 72 रुपया। एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो कहेगा 72 रुपया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 72 रुपया आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। बस लेकिन सवाल की समाप्ति यहीं पर होती है। सवाल की समाप्ति यहीं पर होती है। और आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था और बहुत तगड़े तरीके से आपने समझा होगा और देखा होगा। और पसंद आया है तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से डेली बाय डेली मिलता रहेगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।